नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय पर। दोस्तों, आज मैं आरोह कक्षा 12 की पुस्तक है, इसके पाठ 14 का वाचन करूंगी, जिसका नाम है पहलवान की ढोलक। इसके रचनाकार है फणीश्वरनाथ रेणु जी, जो आंचलिक उपन्यासकार के रूप में रचनाकार के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। एक वार्ता और मैं कहूंगी दोस्तों, आपको इस पाठ से संबंधित समस्त प्रश्नोत्तरी, विशेषण, विशेष्य, संधि, समास, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे सब उपलब्ध होंगे। आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक। इस पाठ से संबंधित समस्त विषय वस्तु हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी विलंब के पढ़ते हैं फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पहलवान की ढोलक। उससे पूर्व हम फणीश्वरनाथ रेणु जी का सामान्य परिचय देख लेते हैं, उनके जीवन से जुड़े हुए तथ्य को। जन्म जो है फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म कब हुआ था? तो 4 मार्च सन 1921 औराही हिंगना जिला पुड़िया अब अररिया बिहार में। तो कैसे याद रखेंगे? जो ये रेणु जी हैं, फणीश्वरनाथ रेणु जी 21 बार फन फैलाते हैं। कितनी बार फन फैलाते हैं? तो 21 बार। रेणु जी जो है 21 बार फन फैलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो 1921 प्रमुख रचनाएं अगर हम देखें तो मैला आंचल, इसका प्रकाशन वर्ष है 1954। परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, ये सब उपन्यास हैं। फणीश्वरनाथ रेणु के बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे। ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी, दोपहर की धूप, ये इनका कहानी संग्रह है। ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व जो है इनका संस्मरण है। नेपाली क्रांति कथा जो है ये इनका रिपोर्टाज है, तथा रेणु रचनावली जो है 5 खंडों में इनका संग्रह है। तो ये देख सकते हैं। इनका निधन कब हुआ था? 11 अप्रैल सन 1977 पटना में। कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सिरजनहार के बधे बधाए नियम कानून नीति अथवा फार्मूले को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ाव एवं संघर्षों से भरा हुआ था। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनैतिक एवं सामाजिक आंदोलनों में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। उनकी यह भागीदारी एक ओर देश के निर्माण में सक्रिय रही तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक रही। सन 1954 में उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुआ, जिसने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मैला आंचल से ही आरंभ हुआ। आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति और वहां के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा किया। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोक नायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप में ही आता है। इसीलिए उनका यह अंचल एक तरफ सस्य श्यामल है तो दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी। स्वातंत्रोत्तर भारत में जब सारा विकास शहर केंद्रित होता जा रहा था, ऐसे में रेणु ने अपनी रचनाओं से अंचल की समस्याओं की ओर भी लोगों का ध्यान खींचा। उनकी रचनाएं इस अवधारणा को भी पुष्ट करती हैं कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में ही है।
हरीश्वरनाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन जी रहा हो। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। रेणु वैसे गिने चुने कथाकारों में से हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया है। अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है। इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, जो लुट्टन पहलवान को लोक व्यवहार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देती है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देते रहता है। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं, तो इस करुणा त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। वह ढोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? क्या कला के प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है, अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए हमारी क्या भूमिका हो सकती है? निश्चय ही यह पाठ हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न छोड़ जाता है। पहलवान की ढोलक। कहानी का शीर्षक है पहलवान की ढोलक। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्त शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झुपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता, तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोपड़ियों से कराहने और कै करने की आवाज, हरे राम, हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे। पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी। सिर्फ पहलवान की ढोलक संध्या से लेकर प्रातः काल तक
एक ही गति से बजती रहती, चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा। यानी आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चट धा, चटाक चट धा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। लुट्टन सिंह पहलवान। यूं तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर बस चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ट दूध पीता और धारोष्ट मतलब कि जो धार से निकला हुआ, अर्थात कि तुरंत का तुरंत दूह करके जो उसमें दूध होता था, धारोष्ट दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। नियमित कसरत के ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा हांसल बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी तक फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ, जो चांद सिंह के गुरु थे, बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। प्रत्यंग में बताइएगा कौन सी संधि है। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटिल प्राप्त कर ली थी। इसलिए वह दंगल के दौरान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी ढुलकी लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपनी टाइटिल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें ही कर ही रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है, मरा है, मरा मरा। पर वाह रे बहादुर लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर खड़ा हुआ और पैतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देख कर घर जाओ। नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुकुम हो सरकार। तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं। दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुकुम। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा था।
भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्टन के पक्ष से चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे, दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है। चट धा गिड़ धा चट धा गिड़ धा भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा। धाक धिना धिक धाक धिना धिक धाक धिना धाक धिना धाक धिना धाक धिना, अर्थात वाह पट्टे वाह पट्टे वाह पट्टे। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। अरे गया गया, दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चों। चट गिड़ था चट गिड़ था चट गिड़ था, मत डरना मत डरना मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर कुहनी डालकर चांद चित्त करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना दे बहादुर बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी, जिसके ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज सुनाई पड़ी। धाकधिना धाकधिना तिरकटिना धाकधिना तिरकटिना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा। ढोल कह रहा था, दाव काटो बाहर हो जा, दाव काटो बाहर हो जा। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दांव काट कर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। वाह रे मिट्टी के सिर, अच्छा बाहर निकल आया, इसीलिए तो जनमत बदल रहा था। मोटी और भौड़ी आवाज वाला ढोल बज उठा। चटाक चट धा चटाक चट धा, उठा पटक दे उठा पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दाव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। धीना धीना धिक धीना धीना, अर्थात चित्त करो चित्त करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया। चांद सिंह चारों खाने चित्त हो रहा। धा गिड़ गिड़ धा गिड़ गिड़ धा गिड़ गिड़, वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलता अपनी अपनी इच्छानुसार किसी ने माँ दुर्गा की जय, महावीर की, कुछ ने राजा श्यामानंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा। विजयी लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वाले की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हैं अरे अरे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, क्लीन शेव्ड, चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी वार को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, अपने छतरी का काम किया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि से ने
उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक करके सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुहाकर आसमान दिखा दिया। काला खां के संबंध में काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। चिड़िया खाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता। हाँ हूँ सुनने वाले कहते राजा का बाघ बोला। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता। महावीर लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोंगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांध कर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चुगल करने की सूझती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता। पहलवान काका, ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों को की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे ले, आओ 1.5 सेर, और बैठ जाता। 2 सेर रसगुल्ला को उदरस्त करके मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूस ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती। आंखों पर रंगीन अबरख का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाया और मुंह से पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ वह वापस जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था। उसमें दंगल में ढोल की आवाज सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछाल कर अपने को सांड या भैंसा साबित करना चाहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख मुस्कुराते रहते। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजेय रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की शिक्षा देता। समझे, ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे। ढोल की आवाज के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे। ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी। राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में बड़ा पहलवान भी दंगल का स्थान घोड़े की रेस ले लिया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबुल। नए मैनेजर साहब ने कहा, हैरिबुल, हॉरिबुल। पहलवान को साफ जवाब मिल गया। राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं। उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया।
उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटका कर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दाव पेच वगैरह सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतिहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती रही। अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी। तब हैजे ने मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। गांव प्रायः सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज दो तीन लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग काकते कूकते कराहते अपने अपने घरों में से बाहर निकलकर अपने अपने पड़ोसियों और आदमियों को ढाढ़स देते थे। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हीन, जो गया सो चला गया हो। वह तुम्हारा नहीं था। वह जो है उसको तो देखो भैया। घर में मुर्दा रखते कब तक रख के कब तक रोओगे। कफन कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चू भी नहीं करते। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति भी ही भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति थी। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वे डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ, चटाक चटधा। सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे।
एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली। सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की। फिर दोनों पुत्रों को कंधे पर लाद कर नदी में बहाया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए। किसानों की हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान के ढोलक की आवाज प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दूनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित्त पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त नहीं पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका। पाठ के साथ में आगे हम देखते हैं इससे प्रश्नोत्तर। अत्यंत मार्मिक कथा थी दोस्तों, और आप सभी लोग मेरे साथ बने रहे, यह बहुत अच्छी वार्ता है। चलिए हम प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। इसमें क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। तो कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दाव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करती है, उन्हें शब्द दीजिए। तो इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दाव पेच में क्या गड़बड़ी थी, जो है इसको तो देखें। तो कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दाव पेच में एक गुरु और शिष्य का द्वेषपूर्ण भ्रम था। ढोलक के हर दाव में लुट्टन को कुछ नया सीखने को मिलता था। ढोलक की आवाज से हमारा मन उत्तेजित हो जाता है, हमारे अंदर एक जोश आ जाता है। चट्ट धा गिर धा आजा भिड़ जा, चटाक चट्ट धा मिला पटक दे, ढाक धिना वा पट्ठे, चिट्ट गिर धा मट दरना, अधिक दिना धिक दिना चित्त करो। तो ये था जो ध्वन्यात्मक ध्वनि थी। आगे देखते हैं। कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? तो ये ध्यान रखिएगा कि कहानी ने लुट्टन के जीवन में कई परिवर्तन लाए। बचपन में ही लुट्टन का अनाथ होना उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन था। गांव के लोगों द्वारा उसकी सास को परेशान करने से उसकी भावना और पहलवान बनना। गांव के कई नामी पहलवान चांद सिंह काले खां के पीछे कर अपना नाम कमाना, एक राज पहलवान बन जाना, उसके जीवन में यह भी घटना घटी। अपनी पत्नी की मौत का दुख और बेटों के पालन पोषण की जिम्मेदारी संभालना, यह भी उसका था। साल के संबंधों 15 साल के संबंधों के बाद राजा साहब का गुजर जाना और नए राजा के आने से उसे अपने गांव जाना, यह भी उसके लिए बड़ी चुनौती थी। अब उनकी ढोलक के द्वारा ही रोजी रोटी दौड़ गई थी। महामारी की चपेट में आने से उसके दोनों बेटे की मौत हो जाना, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं ढोल है? तो ये देखिएगा, लुट्टन ने किसी गुरु से जिम्मेवारी कभी नहीं सीखी, क्योंकि उसे कभी जरूरत नहीं पड़ी। वह ढोलक की थाप की ही जोश से भर गया था, और जैसे जैसे ढोलक बजती थी उसमें वैसे वैसे दाव काटना और दाव काट करके अपने सामने वाले पहलवान को चित्त कर देने की क्षमता उसके अंदर बढ़ जाती थी। मानो लगातार उसे सिखा रहा हो, तभी उसने कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोलक है। चौथा प्रश्न देखते हैं। गांव में शिकायत और अपने बेटों के शवों के बावजूद लुट्टन पहलवानों का ढोलक बजता क्यों नहीं
बजना क्यों, मतलब बजता क्यों रहता था हमेशा। तो चौथा प्रश्न है कि गांव में खिन्न और दुर्बलता के कारण चारों ओर निराशा और बीमारी फैली हुई थी। जिम्मेवार नहीं चाहता था कि गांव में कोई भी अपने सगे साथी की मौत पर दुखी हो। ढोलक की आवाज सुनकर गांव के लोग अंदर से उत्साहित हो उठे, वे जाग उठे। वास्तव में पहलवान की ढोलक ग्रामीण लोगों को जीवित कर का मतलब सिखाती थी। उसने बेटे की अकाल मृत्यु, जो लुट्टन सिंह रहता है, वो अपने बेटे की अकाल मृत्यु का दुख भी नहीं करता और मृत्यु का दुख भी कम हो गया। इसीलिए पहलवानों का ढोलक बजता रहा। अगला देखते हैं। ढोलक की आवाज जो है, पांचवा प्रश्न है, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था। तो ढोलक की आवाज जो है, महामारी को जीतते हुए ग्रामीण लोगों पर ढोलक कुछ इस तरह प्रभाव छोड़ती थी। वह गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथय विहीन जीवों में संजीवनी शक्ति भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। भले ही ढोलक में हटाने का कोई गुण न था, बीमारी हटाने का कोई गुण न था, ना ही महामारी का सर्वनाश करने का, लेकिन मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई परेशानी नहीं होती थी। वे मौत से भी नहीं वे वो मौत से भी नहीं डरते थे और मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे बीमारी के कारण। छठा प्रश्न है, महामारी फैलने के बाद जो है गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता है। तो ध्यान रखिएगा कि महामारी फैलने के बाद जो है, जो छाया के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में बहुत अंतर था। सूर्योदय के समय सभी लाशों को जलाने के लिए लिए जाते थे। जो है लिए जाते थे और सूरज उदित होते ही लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे। उसके बाद कोई चूँ की आवाज भी नहीं करता था। धीरे धीरे उनकी बोलने की शक्ति भी नहीं रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए बेटे को अंतिम बार बेटा राज्यों में जुड़ी हुई मदर्स में नहीं होती थी, अर्थात कि जो माँ होती थी वह उनको बेटा कहने में भी अपने आप को स्पष्ट नहीं कर पाती थी। रात में सिर्फ पहलवान की ढोलक ही महामारी को चुनौती देती थी। ये ध्यान रखिएगा। कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। ऐसी स्थिति में अब क्यों नहीं है ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं होती। अब किन खेलों की जगह ले ली है, अर्थात कि कुश्ती जो अब किन खेलों की जगह ले ली है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका जो उत्तर होगा, कुश्ती दंगल और पहलवान राजाओं के प्रिय शौक किए थे, उनके मनोरंजन का साधन भी था, लेकिन अब राजतंत्र की जगह लोकतंत्र ने ले लिया और मनोरंजन के भी कई साधन आ चुके थे, इसीलिए अब ऐसी स्थिति नहीं रही। कुश्ती और दंगल जैसे खेलों की जगह अब बास्किंग, जूडो कराटे, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, शतरंज आदि खेलने ले ली थी। कुश्ती को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर कुश्ती की प्रतियोगिता कराई जा सकती है। सरकार द्वारा कई समझौतों को भी समाप्त किया जा सकता है, जिससे किसी बच्चे में अगर पहलवानी का भाव हो तो वो अपना पहलवानी दिखा सकता है। आगे हम देखते हैं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा सफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। इसका आशय जो है स्पष्ट करना है। तो क्या है, हम देखते हैं इसकी आशा को। लेखक यहाँ गांव की स्थिति को शामिल करता है। वह कहना चाहता है कि इस महामारी काल में कोई भी उस गांव की रक्षा करने वाला नहीं है। प्रकृति भी कष्ट की पीड़ा से व्याकुल है, इसलिए आकाश में भी निस्तब्धता छाई हुई है।
यदि कोई तारा आने पर दुख को समेटना भी चाहता है तो वह बीच में ही विलीन हो जाता है। वह पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता तथा अन्य सभी सितारे जो है उस तारे की स्थिति पर उसका मजाक उड़ाते हैं। आगे देखते हैं तो पाठ में अनेक स्थानों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पाठ में ऐसे अंश चुनिए और उसका असर स्पष्ट करिए। तो जैसे अंधेरी रात में अंग्रेजी आंसू बहा रही थी। लेखक यहाँ रात का मानवीकरण किया है। ठंड होने के वाली गंदगी के आंसू के समान होते हैं। ऐसा लगता है कि गांव वालों की दर्द पर रात आंसू बहा रही हो। मरती हुई उसकिता तथा और भाग्य पर खिलखिलाती थी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लेखक ने यहाँ भावुक और झिलमिलाते तारों का मानवीकरण किया है। मानवीकरण ऊपर उन्होंने किया है ना, तो तारों का जो है मानवीकरण किया है। वे कहते हैं कि जब भी कोई भावुक तारा ग्रामीण का दृश्य देखकर टूट जाता है तो वह बीच रास्ते में ही विलीन हो जाता है और सभी तारे उसकी किस्मत पर खिलखिलाकर देखते हैं उसे, वही वो उड़ाते हैं। 10वां देखते हैं, पाठ में मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव की दयनीय स्थिति। 10वां पाठ है, 10वां देखते हैं हम। पाठ में मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव की दयनीय स्थिति को चित्रित किया गया है। आप ऐसी किसी अन्य आपात स्थिति की कल्पना करें और लिखें कि आप ऐसी स्थिति का सामना कैसे करेंगे। तो ये आप अपने अनुसार कर सकते हैं। ढोलक की थाप मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। कला के से जीवन के संबंध को ध्यान में रखते हुए चर्चा कीजिए। बिल्कुल, जो ढोलक की चाप थी वह कला और जीवन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का गहरा संबंध है। कला ही है जिसमें मानव मन में संवेदनाएं दृष्टिगत करता है, प्रवृत्तियों को ढालने और दृष्टि को मोड़ने, अभिरुचि को दिशा देने की अद्भुत क्षमता रखता है कला। कला व्यक्ति के मन में बसी हुई स्वार्थ, परिवार, धर्म आदि की सीमाओं को मिटाकर मानव को व्यापकता प्रदान करता है। मानव कला के हर रूप को हरण करता है। चर्चा करें, कलाओं का अस्तित्व व्यवस्था का मोहताज नहीं। तो कलाओं का अस्तित्व व्यवस्था का मोहताज नहीं, इस पर चर्चा करें। तो इस पर हम चर्चा करते हैं, क्या है कि कला व्यवस्था से नहीं फलती फूलती, वह कलाकार की मेहनत और समर्पण पर लगातार काम करती है। यदि कोई कलाकार अपनी कला के लिए उत्सुक नहीं है, समर्पण नहीं करता, तो वह कुछ दिनों बाद जनता के द्वारा निगरानी कर दिया जाता है और उसकी कला का कोई महत्व नहीं रहता। तो ये भी है। अगला देखते हैं हम। हर विषय, क्षेत्र, परिवेश आदि के कुछ विशिष्ट शब्द होते हैं। पाठ में कुश्ती से जुड़ी शब्दावली का बहुतायत प्रयोग हुआ है। उन शब्दों की सूची बनाइए। साथ ही दिए गए सब क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले 5-5 शब्द। चिकित्सा, क्रिकेट, न्यायालय या अपनी पसंद का कोई क्षेत्र, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान, इसमें हम देख लेते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो कुश्ती, दंगल, अखाड़ा, दाव, कटा, चित्त, पट्ट, धोबी, बढ़ना, है ना। तो ये देख सकते हैं, चिकित्सा, एक्सरे, इंजेक्शन, सीटी स्कैन, ये इसके अंतर्गत आएगा। क्रिकेट में बैट बॉल, प्लेग्राउंड, अंपायर, क्रिकेट। और अदालती शिकायत, जज, वकील, अपील, गवाह, शिक्षा, शिक्षा स्कूल, किताब, शिक्षक, कलम इत्यादि इनके अंतर्गत आएंगे। 5-5 शब्द अगर हम लिखेंगे तो। पाठ में अनेक अंश ऐसे हैं जो भाषा के विशिष्ट प्रयोगों की वानगी प्रस्तुत करते हैं। भाषा का विशिष्ट प्रयोग न केवल भाषाई सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है बल्कि कथ्य को भी प्रभावी बनाता है। यदि उन शब्दों वाक्यांशों के स्थान पर किन्हीं अन्य का प्रयोग किया जाए तो संभवतः वह अर्थगत चमत्कार और भाषिक सौंदर्य उद्घाटित न हो सके। कुछ प्रयोग इस प्रकार हैं। फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई। इन विशिष्ट भाषा प्रयोगों का प्रयोग करते हुए
एक अनुच्छेद लिखिए। तो ये आप अपने अनुसार कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। क्रिकेट की कमेंट्री की जाती है, वैसे ही इसमें कुश्ती की कमेंट्री की गई है। आपको दोनों में क्या समानता और अंतर दिखाई पड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या समानता और क्या अंतर है। तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्रिकेट में बल्लेबाजी, गेंदबाजी, क्षेत्र रक्षण का वर्णन होता है, जबकि कुश्ती में स्टैक पेच का वर्णन होता है। क्रिकेट मैच में स्कोर बताया जाता है तथा कुश्ती में चिट-पट गिने जाते हैं। क्रिकेट जो कमेंट्री है शांति के साथ की जाती है, लेकिन कुश्ती की टिप्पणी उत्तेजकता के साथ की जाती है ताकि सितारों में जोश पैदा हो सके, जो पहलवान है उनमें जोश पैदा हो सके। तो इस प्रकार जो है ये हमारा पाठ जो है यहीं पे समापन की तरफ होता है। इसकी भाषा जो है, इसकी भाषा में हमें तत्सम शब्द प्रधानता भी दिखाई देती है। ग्रामीण क्षेत्रों का तद्भव शब्दों का भी प्रयोग है, तत्सम शब्दों का भी प्रयोग है। और इसमें जो एक जीवंत व्यक्ति के कर्मशील प्रवृत्ति को भी दिखाया गया है। एक ढोलक उसका कैसे गुरु हो जाता है, और पहले के परिवेश को और आज के परिवेश को भी इसमें दिखाया गया है। पहलवान की स्थिति को भी दिखाया गया है। देखिए यहाँ ना है ना उदरस्त, उदरस्त है ना उदरस्त, ये भी क्या है, ये भी जो है तत्सम शब्द है। और ध्यान रखिएगा उर्दू के भी शब्द हैं, अजीब है ना, अजीब, ये ध्यान रखिएगा। तो जो है रेणु जी ने सहज सरल भाषा के साथ साथ तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्दों अर्थात कि अंग्रेजी का भी प्रयोग किया है उन्होंने। तो इसमें जो है रेणु जी ने आंचलिकता को लेते हुए जो यह लिखा है पहलवान की ढोलक, अत्यंत ही भाव भावनाओं को उद्वेलित करने वाली रचना है। और इन्हीं के साथ दोस्तों यह जो हमारा आज का प्रकरण था पहलवान की ढोलक, इसका यही आज समापन करते हैं। और अगले नए पाठ के साथ में, प्रश्नोत्तरी के साथ में हम पुनः आपके साथ जुड़ेंगे विस्तृत अध्ययन के लिए। आप मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। आपको संपूर्ण एनसीईआरटी के पुस्तक का सार संदर्भित तथ्य स्पष्ट कराऊंगी मैं, और जितने भी पाठ में लगे हुए पाठ्यक्रम से संबंधित व्याकरण संबंधी तथ्य हैं वो भी मैं पूर्णतः आपको स्पष्ट कराऊंगी। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।